सभी को जय माता दी, जय माँ करणी, जय सिया राम। आप सबको मालूम ही है कि 12 तारीख में जो विवादित बयान दिए गए हैं हमारे समाज के लिए, हमारे अपनों के लिए, उसको लेकर आज मैं लाइव आया हूं। तो सबसे पहले निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने लोगों तक पहुंच सके और सही जानकारी भी लोगों तक पहुंच सके कि हमें आगे क्या करना है, किस प्रकार से हमें हमारी लड़ाई को जारी रखना है। आपको हमको तोड़ने के लिए, आपको उकसाने के लिए, आपको भड़काने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाएंगे, क्योंकि आप और हमने जो मिलकर गरीबों की हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है उसको कहीं ना कहीं जो स्वार्थी लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको पच नहीं रही है। तो किसी न किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करके समाजों में विवाद कराना चाहते हैं ताकि सारी समाज अलग अलग होकर लड़े, एक साथ मिलकर न लड़े। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि इस लाइव से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब तक अपनी बात को पहुँचाएं। और जिस भी व्यक्ति को जवाब देना होगा, हम हर प्रकार से जवाब देने में सक्षम हैं। किसी भी भाई को कोई अपशब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं किसी के खिलाफ लिखने की आवश्यकता है। हम सब भाई सक्षम है। मैं इसीलिए लाइव आया हूँ कि सबको लाइव नहीं आना होगा, सबको किसी जाति वर्ग को टारगेट नहीं करना है। जिस व्यक्ति ने गलत करा है उसका विरोध करेंगे। लोकेन गुजर नाम है उसका, उसका विरोध भी किया जाएगा और उसको सबक भी सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से वो भ्रामक चीजें फैलाकर एक दो जातियों में विवाद कराना चाहता है, किस प्रकार से वो एक जाति का सहारा लेके दूसरी जाति को एक दूसरी जाति से लड़ाना चाहता है। तो आपको किसी को कोई चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल लोगों के पास आपको पता है हथियार है। जो हमारे युवा है उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कराकर भी उनको अंदर डाल दिया जाता है एसपीएससी एक्ट के तहत। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी को कोई जवाब नहीं दे, हम सारे सवालों के उनके जवाब देंगे और सारी बातें क्लियर करेंगे। लोकेन गुजर ने जो बयान दिया है कि ये राजपूत नहीं है, ये मुगल पूत है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि तेरे आरोप लगाने से, तेरे बोल देने से हमारे समाज की जो सच्चाई है वो लोगों से दूर नहीं है। लोगों को पता है कि किस कौम ने, किस जाति ने सर्व समाज की रक्षा के लिए अपने 15 से 18 साल के बच्चों का भी बलिदान किया है। उसके कहने मात्र से कुछ नहीं हो जाता, पर वो भड़काऊ भाषण इसलिए दे रहा है ताकि आप लोग भड़को और एक दूसरी जाति के बारे में कुछ कहो। लोकेंद्र गुजर को सबक सिखाया जाएगा। जितने भी भाई है मैंने उनको बोल दिया है कि उसका एड्रेस पता निकालो और उसको हाथों हाथ सबक सिखाओ और उसके खिलाफ एफआईआर भी, कानूनी तौर पे भी उसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। और उसने जो बोला है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि राजपूतों ने 800 सालों तक मुगलों से अपने झंडे की, अपने राज्य की और अपने राज्य में निवासरत हर उस वर्ग की जो उस राज्य में निवासरत था उसकी रक्षा के लिए अपने 15 से 18 साल के बच्चों का भी बलिदान किया है। 800 सालों तक मुगलों से हम लड़ते रहे अपने लोगों की रक्षा के लिए, और हमारे जो सर्व समाज के लोग थे उस समय भी राजपूतों का साथ दिया और उनके साथ मुगलों से लड़ाई लड़ी। राजपूतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जाति वर्ग ने मुगलों का सामना किया और मुगलों से लड़ाइयां लड़ी। हमने मुगलों को धूल चटाई है, हमने मुगलों के आक्रमणों को रोका है, उनसे युद्ध लड़े हैं अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए। हमने अत्याचार नहीं किए, अत्याचार मुगलों ने किए। उन अत्याचारों को बचाने के लिए हम लड़े। उसके बाद 200 सालों तक अंग्रेजों से लड़े। हमने अत्याचार नहीं किए। ये जो आप बातें फैलाते हो ना कि राजपूत समाज ने अत्याचार किया है, राजपूत समाज ने अत्याचार नहीं किया। राजपूत समाज ने त्याग किया है, राजपूत समाज ने बलिदान दिया है, राजपूत समाज ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। अपनी युद्ध में एक साथ 3-3 पीढ़ियों का भी बलिदान राजपूत समाज ने दिया है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। और आप इस प्रकार के जो शब्द उपयोग करते हो उससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को तो आहत पहुंचती है, पर हमें गुस्सा भी आता है। तो वो जो गुस्सा आ रहा है हमें, वो आपके ऊपर उतरेगा और आपकी अच्छे से धुलाई की जाएगी। उसके बाद ही आपसे माफी मंगवाई जाएगी कि आपने जो शब्दों का उपयोग करा है, किस कौम के लिए करा है और किस बलिदानी कौम के लिए करा है। हमने कभी आपके समाज के बारे में नहीं कहा। हम किसी समाज को टारगेट नहीं करते। किसी ने करा भी होगा तो हमने खुद ने माफी मांगी है। आज मैं गुर्जर समाज के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने जो कृत्य करा है, क्या उसने जो गाली दी है वो सही दी है? क्या आप उसका समर्थन करोगे कि हमारे समर्थन में हमारे साथ खड़े रहोगे? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए उसने समाज का उपयोग करके गाली दी है? हम समाज के खिलाफ नहीं है,
उसका नाम लोकेन गुजर है। हम लोकेन गुजर के खिलाफ है और लोकेन गुजर के खिलाफ हमारी कार्रवाई भी होगी और उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होना वो भी होंगे और उसकी जो उसको सबक सिखाना उसको सबक भी सिखाएंगे, क्योंकि बार बार हमारे समाज को टारगेट किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा और वो बात ला के खड़ी कर देते जाति के ऊपर। यहाँ गुजर भाई और राजपूत भाई लड़ नहीं रहे आपस में, वहां एक व्यक्ति है लोकेंद्र गुजर जो ये चाहता है कि राजपूत समाज और गुर्जर समाज आमने सामने आए। एसटी एससी के भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, हमने हर एक वर्ग की लड़ाई लड़ी है वहां जाकर। हमने कहा है हमें गरीबों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। जो बोल रहे थे ना कि थोड़े दिन पहले आए थे यहाँ आंदोलन करके गए, हमारा आरक्षण छीनना चाहते, हम किसी का आरक्षण छीनना नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा है कि हम आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाना चाहते हैं, जो हर धर्म हर वर्ग का व्यक्ति जो गरीब है उसको आरक्षण का लाभ मिले। शोषित वंचित पीड़ित, इसमें कहीं जाति का नाम नहीं है। जो हमारे एक भाई बोल रहे थे कि शोषित वंचित पीड़ित की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शोषित वंचित पीड़ित जनरल में भी आता है, ओबीसी में भी आता है, एसटी एससी में भी आता है और हर उस वर्ग में आता है। शोषित जो किसी न किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया, शोषित वंचित जो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं से वंचित हो, जो उसकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो, तो ऐसे लोग हर वर्ग में होते हैं। एसटी एससी वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है, तो सामान्य वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है, ओबीसी वर्ग में भी शोषित वंचित पीड़ित है। और हम उन्हीं की लड़ाई लड़ने गए थे कि हर उस गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए जो उनके अधिकारों के लायक है, या उनकी सरकार की जो योजनाएं हैं हर उस गरीब तक पहुंचना चाहिए जो वास्तविक रूप में उसके लायक है। आप आपके ही समाज का आरक्षण कौन खा रहा है? आज एसटी एससी वर्ग में जो आरक्षण है वो खा कौन रहा है? उन्हीं के वर्ग का अमीर व्यक्ति, उन्हीं के वर्ग का आईएएस आईपीएस। आज आईएएस आईपीएस का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, एक नेता का बेटा भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, पर गांव में निवासरत जो गरीब एसटी एससी वर्ग है उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा। और हम यही चाहते हैं कि जो अमीर हो गए आरक्षण का लाभ लेके वो इस आरक्षण के दायरे से बाहर जाए और जो गरीब सामान्य ओबीसी या एसटी एससी में हो तो इसको जातिगत आरक्षण न करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण किया जाए, जिसमें शोषित वंचित पीड़ित को उसका लाभ मिले। और शोषित वंचित पीड़ित का मतलब कतई जाति नहीं होता है, किसी जाति में शोषित वंचित पीड़ित नहीं होता है, हर वर्ग हर धर्म में शोषित वंचित पीड़ित होता है। तो जो बाबा साहब ने कहा था कि शोषित वंचित पीड़ित को उसका अधिकार मिले, तो आज आपको और हमको समझना चाहिए कि शोषित वंचित पीड़ित जनरल में भी है, ओबीसी में भी है, एसटी एससी में भी है, राजपूत भी गरीब है, ब्राह्मण भी गरीब है, यादव भी गरीब है, जैन समाज में भी गरीब है, पाटीदार समाज में भी गरीब है, गुजर समाज में भी गरीब है, जाट समाज में भी गरीब है, आज पांचाल समाज में भी गरीब है। तो जितने भी ओबीसी वर्ग हैं उन सब में गरीब है, एसटी एससी में भी सारे वर्गों में गरीब है, जनरल वर्ग में भी गरीब है। तो आप और हमको लड़ना चाहिए तो गरीबी को दूर करने के लिए लड़ना चाहिए, गरीबों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए लड़ना चाहिए। हमने 8 जनवरी का आंदोलन करा था तो जनरल ओबीसी और एसटी एससी सारे वर्गों को निमंत्रण दिया था और सारे वर्ग से आह्वान भी किया था कि आप सब हमारे साथ आओ और हमारी लड़ाई में भागीदार बनो, क्योंकि हमने किसानों की लड़ाई लड़ी तो किसानों की लड़ाई में किसान की कोई जाति नहीं होती, छात्र की कोई जाति नहीं होती। आप बोल रहे थे ना कि जाति के लोग आए थे और उनने इकट्ठे होकर आरक्षण को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि आरक्षण को आर्थिक रूप से किया जाए तो लोगों को मिर्ची लगी कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लंबे समय से उसी आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं, वो कलेक्टर एसपी वो जो बड़े बड़े नेता है जो आरक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को मिर्ची लगी और उन लोगों ने ये कार्यक्रम प्रायोजित किया और ये कार्यक्रम करा। एसटी एससी का गरीब भाई ये खुद सोचे कि क्या उसके परिवार में 3-3 4-4 पीढ़ी 5-5 पीढ़ी हो गई है, क्या उनको आरक्षण का लाभ मिला है? जिनको मिल गया है उन्हीं के परिवारों को लाभ मिल रहा है, नए लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी गांव में दिहाड़ी खेती मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं हम पे गलत आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया जाए। शोषित वंचित पीड़ित की लड़ाई लड़ रहे हैं और शोषित वंचित पीड़ित हर वर्ग में होता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा बात फैलाए कि हमारी जो मांग है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की है, किसी जाति वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। हमने कभी नहीं चाहा कि जिनको किसी को कोई अधिकार मिला है तो उसके अधिकारों को छीना जाए। हमने हमेशा एक कहा है कि आपके अधिकारों की रक्षा करते हुए हमें हमारे अधिकार भी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब एसटी एससी का भाई है उसके साथ हमारे जनरल ओबीसी का भाई भी जो गरीब हो उसको भी वैसे ही सुविधाएं मिले, उसको भी वैसा ही लाभ मिले जैसा उसको मिल रहा है। और
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एसटी एससी, क्या एसटी एससी एक्ट ओबीसी वर्ग पे नहीं लगता? सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है एसटी एससी एक्ट से तो ओबीसी और जनरल है। झूठे रूप में जो एट्रोसिटी एक लगता है उससे हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। ओबीसी के भाइयों को भी ये मंथन करना चाहिए, ओबीसी के भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि क्या उनके ऊपर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट में उनको जेल नहीं काटना पड़ रही है, क्या उनके ऊपर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। हमने कब कहा कि हम एट्रोसिटी एक्ट समाप्त चाहते हैं? हमने कब कहा कि किसी एसटी एससी वर्ग के भाई के साथ अन्याय हो, उसको प्रताड़नाएं दी जाए तो उसको छोड़ दिया जाए? हमने ये कहा है कि उसकी जांच हो और जांच में यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिले, पर किसी निर्दोष को जेल नहीं हो। तो एसटी एससी एक्ट का दुरुपयोग कितना हो रहा है ये जनरल वर्ग का भाई भी जानता है और ओबीसी वर्ग का भाई भी जानता है कि किस प्रकार से झूठे मुकदमों में हमारे भाइयों को फंसाया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जाती है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि हम एसटी एससी एक्ट में जांच चाहते हैं। एसटी एससी के भाइयों से भी निवेदन, उनको भी पता है कि हम एसटी एससी एक्ट खत्म करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसमें जांच हो, ताकि जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जांच होने के बाद यदि वो दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो। अब कई राजनीतिक लोग एसटी एससी एक्ट का फायदा उठाकर अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर, उनके समर्थकों के ऊपर एसटी एससी के झूठे मुकदमे करवाते हैं, लोगों को प्रताड़ना देते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन पर जब झूठा एट्रोसिटी एक लगता है तो खाली एक दिन की जेल नहीं होती है, उनका भविष्य खराब हो जाता है, उन वो नौकरी से वंचित हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उसमें जांच हो ताकि किसी युवा का भविष्य खराब नहीं हो, किसी निर्दोष को जेल नहीं जाना पड़े। इसलिए हमने एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की बात कही थी कि उसमें जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने भगवान को गालियां दी, भगवान के खिलाफ बोले कि ना तो राम को लाना चाहते हैं ना भगवा को लाना चाहते हैं। भगवान राम किसी एक पार्टी के नहीं, न किसी एक जाति के हैं। भगवान राम हम सबके आराध्य देव हैं, भगवान हैं, और भगवान के खिलाफ हम कुछ भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा और जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। भगवान राम के खिलाफ अब शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान राम को लेकर जो टिप्पणियां की गई वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी काम करेंगे। हम कभी नहीं चाहते, हमने कभी न धर्म में भेद किया है न किसी जाति में भेद किया है। हमारे साथ कितने ही भाई जो रहे हैं एसटी एससी वर्ग के भी है, किसी भी जाति वर्ग या धर्म का होगा उसको ये पता है जो हमारे साथ रहता है कि हमने किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारे साथ जितने भी भाई पढ़े उनको भी ये पता है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि क्या जीवन सिंह ने कभी उनके साथ भेदभाव करा या उसके साथ रहने वाले ने किसी के साथ भेदभाव करा। हम भेदभाव के लिए नहीं आए, हम ये चाहते हैं कि गरीबों की लड़ाई हम सब मिलकर लड़े और उस लड़ाई में हम सब तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आप और हम जाति मतभेद भूलकर, धर्म का मतभेद भूलकर हम खाली गरीबों के लिए और देश के लिए लड़े। किसान की जाति नहीं होती है तो किसानों के लिए लड़ना गुनाह है क्या? क्या एसटी एससी वर्ग में किसान नहीं होता है? क्या एसटी एससी वर्ग के भाई की फसल के भाव अलग आएंगे, जनरल के अलग आएंगे और ओबीसी के अलग आएंगे? किसान किसान होता है, हर वर्ग हर जाति का व्यक्ति किसान होता है और किसान की फसलों के भाव और उसकी लागत एक जैसी होती है। तो कम से कम आप किसान होने के नाते किसानों की लड़ाई को मजबूती से लड़े, आप छात्र होने के नाते छात्रों की लड़ाई को मजबूती से लड़े, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है कि कम से कम सरकार भर्ती आयोग बनाए और उसके मार्फत भर्तियां निकाले और हर साल भर्ती निकाले, इतनी भर्ती निकालना अनिवार्य है। तो ये हर वर्ग हर जाति के लिए लड़ाई थी। जो हम पे थोपा गया ना कि ये खाली हमारे खिलाफ थे, आरक्षण के खिलाफ थे, ये आरक्षण के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, ना एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ थी। ये आरक्षण को आर्थिक आधार पे लागू कराने के लिए लड़ाई थी। ये एट्रोसिटी एक्ट में जांच का प्रावधान कराने के लिए लड़ाई थी। ये हर जाति हर वर्ग के किसान के लिए लड़ाई थी, ये छात्र के लिए लड़ाई थी। और इस लड़ाई को हमने लड़ा और सरकार झुकी और सरकार ने कहा कि हम 18 मांगों पे आपकी सहमति करते हैं और इन पे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अभी तक सरकार की तरफ से भी कोई रिटर्न जवाब नहीं आया है। हमने बार बार उनको फोन लगाया है, हम बार बार उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आप इसमें कमेटी बनाओ और इन मांगों को पूरा करो, और सरकार भी अनदेखा कर रही है और उसकी जवाबदार सरकार रहेगी, हम नहीं रहेंगे। गौ माता को लेकर गालियां दी गई, एक वीडियो देखा मैंने उसमें, जब गौ माता जब दौड़ रही है तो उसको लेकर भी लोगों ने गालियां दी।
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप किस चीज की लड़ रहे हो, लड़ किस चीज की रहे हो, लोगों को बुला किस चीज के लिए हो। आप लोगों को बोल रहे हो आरक्षण को बचाना है, और गौ माता और भगवान राम के खिलाफ शब्दों का मतलब गलत शब्दों का उपयोग करना कहां तक सही है। आप लोगों को भी समझना चाहिए। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी किसी जाति से लड़ाई नहीं है, किसी धर्म से लड़ाई नहीं है, न ही हम जातिवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की, उनके हक अधिकारों की, और वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। और मैं गुजर भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोकेंद्र गुजर है उसको आप भी सबक सिखाने का काम करो, उसको भी आप बाइकाट करने का काम करो कि जो व्यक्ति समाज में एक दो धड़े बांटने की कोशिश कर रहा है, दो समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, गलत आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, गलत प्रकार की भाषा उपयोग कर रहा है, उसको आप लोगों को भी जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप भी जवाबदार है उस बात के कि आप लोगों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि यदि वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, उसका समर्थन मत करना गुजर भाइयों। क्योंकि आप और हम एक है और एक साथ लड़े हैं, एक साथ गए हैं। पर हमें भी आपसे ये आशा है कि यदि कोई हमें गाली देता है तो आप भी कम से कम उसमें आके बोले कि ये सामाजिक लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति के विचार है, उस व्यक्ति ने गलती करी तो उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई किसी जाति के खिलाफ, कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी विचारधारा के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं डालेगा। हम हर चीज का जवाब देंगे, और कोई चीज रह गई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से बता सकते हैं कि ये बात हमने नहीं रखी है। हम आगे भी जब भी मौका मिलेगा, मैं आपको पता है मैं बेफालतू लाइव नहीं आता हूं और मुझे लाइव आने का कोई शौक नहीं। ऐसा घटनाक्रम हुआ तब मेरे को लाइव आना पड़ा, और मैं जो भी भाई है जो आपने अभी टीम बनाई है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का एड्रेस वेड्रेस निकाले और उसको सबक सिखाने का काम करे। और हम मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री जी को जब हमारे एक भाई ने भावनात्मक रूप से आक्रोशित होकर जो गालियां दी थी, उनके बारे में अपशब्द कहे गए थे, तब पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर हुई। हमारे भाई उपेंद्र राणा को एक गलती की सजा अनेकों अनेकों बार दे दी गई है, अनेकों अनेक बार। हर जगह हम जमानत कराते हैं, 4 जमानत होती है, हम जेल पे वारंट पहुंचवाते हैं जमानत धरवा के, और जब वहां जमानत पहुंचती है तो वहां 4 वारंट नहीं आ जाते, फिर हम उन 4 की जमानत कराते हैं। इतने जब वो जमानत होती है 4 की, तब तक फिर 4 नए वारंट आ जाते हैं। एक गलती की सजा जो मुख्यमंत्री जी खुद अपने ट्विटर अकाउंट से बोल चुके हैं कि मेरे द्वारा जब मैंने माफी मांगी थी कि हाँ हमारे भाई से गलती हुई है, आप हमें माफ कर दो, उसने गलती करी तो उसकी सार्वजनिक माफी मैं मांगता हूं। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर पे माफ कर दिया, पर जो का तो अभी तक हमारा भाई जेल में है और उसकी हम लगातार जमानत करवा रहे हैं। हर जिले से हमने जमानत करवाई है और हर जिले में हम पावती भरवा रहे हैं, पर उसको एक गलती की सजा इतनी बार दे दी गई है कि जैसे वो आतंकवादी। उसके गाली देने का कारण क्या था? क्या वो घर से सोच के आया था उसको गाली देनी? क्या अनेकों अनेक लोगों ने जब गालियां दी तो उनका कारण खाली ये था कि आपने जब जम्बूरी मैदान की परमिशन को निरस्त किया था तब लोगों में आक्रोश था, जब आपने ट्रेनें निरस्त करी तब लोगों में आक्रोश था, जब आपने चद्दर की दीवार खड़ी करी तब आक्रोश था, जब आपने बसों के परमिट कैंसिल करे तब आक्रोश था, और जब 8 जनवरी को कोई सुनने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, पानी के लिए जब व्यक्ति वहां तरसा, जब वहां दुर्दशा देखी हमारे समाज की कि वहां व्यक्ति पानी के लिए तरस रहा है, वहां कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकार की तरफ से, तब जाके लोगों में इतना आक्रोश था कि लोगों के मुंह से आक्रोश में गालियां निकली, और उन लोगों ने गालियां दी आपको, उन लोगों ने आपके लिए अपशब्द उपयोग करे। तब हमने जवाबदारी लेते हुए, तब हमने जवाबदार आंदोलन के जवाबदार कार्यकर्ता होने के नाते हमने उनकी गालियों को, उनके आक्रोश को गलती समझकर हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगी कि नहीं हमारे भाइयों से गलती हुई है तो आप उन्हें माफ करना, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। उसके बावजूद भी आपने क्या किया? क्या वो सारे लोगों को बाहर कर दिया गया? क्या आपने कहा कि मेरे को माफी मांगी गई है तो मैं आपको माफ करता हूं? जब कोई गलती हुई है और उसकी माफी मांगी तो आपने बोला कि मैं उनको माफ करता हूं। ऐसे माफ करते हैं आप? फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर पे आके आप माफ करते हैं, और वो जो जमीन स्तर पे उसको तकलीफ देने का काम करते हैं। एक गलती की सजा एक बार मिलती है, उसको 17 एफआईआर अभी तक हो चुकी है उस पे, और हम कम से कम 12-13 में जमानत करा चुके हैं, 5-7 में और जमानत कराएंगे, और क्या पता कितनी एफआईआर और थोपी जाएंगी। एक गलती की सजा 17 बार मिल चुकी है उस व्यक्ति को,
और आप कितनी सजा दोगे उसको। ये संविधान है? क्या ये लोकतंत्र है कि एक गलती की सजा को 17 बार दिया जाएगा और अभी तक पता नहीं कि 17 के बाद और संख्या बढ़ेगी। अभी तक हमारे भाई को दर दर भटकाया जा रहा है, कभी इस थाने ले जाया जाता है, कभी उस थाने ले जाया जाता है। जो उस व्यक्ति ने एक बार जुर्म करा, एक बार गाली दी, उस एक गाली की सजा लगातार आप उसको दिए जा रहे हो, तो ये आपके द्वारा अन्याय है और उस अन्याय का जवाब भी हम जब समय आएगा तब देंगे कि आपने जो अन्याय करा है उसका जवाब किसे दिया जाए। आपने वादा करा है 2 महीने का, 1 महीना बीत चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम 1 महीने का और आपका इंतजार करेंगे और हमने 1 महीना जो एक्स्ट्रा दिया है उसका भी इंतजार करेंगे कि आप कब तक कमेटी बनाते हो, कब उन मांगों को पूरा करते हो। और जब तक आप मांगों को पूरा नहीं करोगे, आप ये सोच रहे हो कि आंदोलन से हमने वहां से उनको भूख हड़ताल से हटा दिया और घर भेज दिया तब आंदोलन नहीं होगा। ये सड़कें भी वही है, ये मैदान भी वही है और ये कर्मी सैनिक भी वही के वही है। ये वापस उठेंगे, अपने हक अधिकारों के लिए वापस आएंगे और इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजा के जाएंगे। आपने जो वादा किया था, जो आपने कहा था हमने माफ कर दिया है, तो वास्तविक रूप में आपने माफ किया है। वास्तविक रूप में आप चाहते हो कि लोकतंत्र है और आपने जो जुबान दी उस पर आप खरे उतरोगे, तो हमारा भाई हमारे बीच में होना चाहिए, जेल में नहीं होना चाहिए। हम आपकी भावनाएं समझ रहे हैं, आपकी नीयत समझ रहे हैं। आपके बोलने में और आपकी नीयत में फर्क है, उस फर्क को नहीं सुधारा गया तो हम हमारे स्तर से सारी चीजें करेंगे। हम हमारे भाई को छुड़वा के भी लाएंगे, हम उसके लिए जमानतें भी करवा रहे हैं, आगे भी करवाएंगे और हमारे भाई के साथ खड़े रहेंगे। हमारे भाई ने गलती करी थी, हमने माफी मांगी, पर ऐसा नहीं कि हमारे भाई को एक साइड में छोड़ देंगे। उसने गलती करी है, हमने उसको डांटा है। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग उसको फटकार लगाएंगे, उसको डांट लगाएंगे ताकि वो अगली बार गलती नहीं करे। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके घर के सदस्य ने कोई गलती कर दी है तो आप उसको उठा के बाहर फेंक। हम उठा के फेंकने वाले में से नहीं है, हम साथ निभाने वाले में से हैं। हम उसका साथ निभाएंगे, उसकी जमानत भी कराएंगे, उसको बाहर लेके भी आएंगे। पर आपकी वादा खिलाफी हमने देख ली है कि आपने एक मुंह से तो कहा कि हम उसमें उस उपेंद्र राणा को माफ करता हूं, जिसने गालियां दी उनको माफ करता हूं, और एक तरफ हमारे सारे भाई जेल में पड़े। आपके शासन में आपके टीआई हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारपीट कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। महतपुर के टीआई साहब ने इतने सारे अत्याचार करे, हमारे भाइयों ने लाइव देखे, वहां खुद मौजूद होकर देखे। उनको क्या पुलिस प्रशासन को पीटने का अधिकार है? आपको किसने पावर दिया? आपको किसने अधिकार दिया कि एक व्यक्ति को आप उठा के लाओगे और पीटोगे? छोटे छोटे बच्चों को पीट रहे हो आप, और उस पर सरकार मौन है। सरकार अपने तंत्र का प्रयोग कर रही है और हमारे लोगों को मारपीट करके उनको दबाने का, डराने का काम कर रहे हैं। अभी एक घटनाक्रम और हुआ, जो कोई गोलीकांड हुआ है, उसमें क्या हुआ? एक व्यक्ति दिख रहा है जो समझा रहा है, वहां जाके उसको भी डाल दिया और 5 लोग अन्य जो घर पे सोए थे उनके भी 307 में नाम डाल दिया। क्या आपने उस घटना की जांच करी? क्या 307 में उस सातों आठों मुलजिम में, जब उस वीडियो में सामने दिख रहा है गोली चलाने वाला व्यक्ति, तो जिसने गोली चलाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो घर सोए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो साथ में खड़ा है बेचारा समझाने का प्रयास कर रहा है, उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ है, तो एक व्यक्ति उनको समझा रहा है साथी कि भाई लड़ो मत, भाई लड़ो मत। उसको भी 307 का आरोपी बना के आपने जेल भेज दिया। ये आपकी कानून व्यवस्था, ये आपकी न्याय व्यवस्था है? आप सोच रहे हो कि करणी सेना परिवार के सदस्यों को ऐसे झूठे मुकदमों में जेल में डाल के करणी सेना परिवार को तोड़ दोगे? हमारे समर्थकों तो हमारे समर्थक जो है उनको तोड़ दोगे या उनको आप हानि पहुंचाओगे और हम चुप बैठेंगे? तो ये आपके मुगालदे हैं, आपके मुगालदे दूर कर लेना। घमंड रावण का भी नहीं रहा था तो आपका भी नहीं रहा। हम ये चाहते हैं कि हम जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं वो ईमानदारी से लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित वंचित पीड़ित। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि शोषित वंचित पीड़ित ये होते हैं कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म में होते। तो आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने शोषित वंचित पीड़ित के लिए की गई थी, और आज के परिवेश में शोषित वंचित पीड़ित हर वर्ग, हर जाति में है, तो आरक्षण का लाभ भी हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आरक्षण का रूप आर्थिक हो, तो ये भ्रम भी फैलाना बंद करें कि हम आरक्षण के विरोध में गए थे। हम आरक्षण के सुधार में गए थे कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेके करोड़ों रुपए अपने बैंक बैलेंस में कर लिए हैं, करोड़ों रुपए की उनके पास प्रॉपर्टियां है, बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए, उनका आरक्षण समाप्त किया जाए। और जो गरीब, जो गांव का एसटी एससी का भाई है, जनरल ओबीसी का भाई है, उसको उस आरक्षण का लाभ।
एसटी एससी एक्ट में परिवर्तन हो। आप सब ओबीसी के भाइयों से निवेदन है कि आपको खुद को पता है कि एट्रोसिटी एक्ट इस देश की 72% जनता पे लगता है, जो जनरल और ओबीसी। तो आप सबसे निवेदन है कि आपको एट्रोसिटी एक्ट लगता है और आप चाहते हो कि इसमें बदलाव आए, तो आप हमारा समर्थन करें, हमारा सहयोग करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े, और जो भ्रामक चीजें जो भ्रमित करते हैं लोगों को, उनसे दूरी बनाए और सत्य की लड़ाई में सत्य के साथ खड़े। हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम अधर्म के खिलाफ हैं, हम असत्य के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई सत्य की है, हमारी लड़ाई धर्म की है, हमारी लड़ाई न्याय की है, और इस न्याय धर्म और सत्य की लड़ाई में आप हमारे साथ रहें। और जो लोकेंद्र गुर्जर है, उसके ऊपर सभी भाइयों से निवेदन है, जहां जहां थाने हैं वह कानूनी रूप से भी एफआईआर कराए। हम भी सरकार का रुख देखना चाहते हैं कि क्या हमारे भाई ने गलती करी थी तो उसकी सजा उसको 17 मुकदमे मिलने के बाद भी अभी तक जेल में है, और अभी तक हम दर दर भटक रहे हैं उसकी जमानत के लिए। क्या वैसा ही रुख लोकेंद्र गुर्जर के लिए भी हमारी सरकार अपनाएगी, जिसने हमारे समाज को गाली दी? इसलिए सबसे निवेदन है, हर थाने पर अपने भाइयों को लेके पहुंचे और उसके खिलाफ एफआईआर कराए, अभद्र भाषा के लिए, अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है हमारे समाज के लिए। और मैं कहना चाहता हूं, वो कहीं मिले तो उसका हाथों हाथ ताबीज करके उसको ये भी सबक सिखाए कि जातियों को लड़ाना बंद कर। हम गुर्जर और राजपूत पहले भी साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे, पर वो जो एक व्यक्ति है लोकेंद्र गुर्जर, जिसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसको सबक हम सबको मिलकर सिखाना है, और अब सब मिलकर चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। तो आप भी गुर्जर भाई हमारे साथ रहे, हमारे साथ खड़े रहे और सत्य का साथ दे। आपने भी वीडियो देखा है, आपने भी सारी चीजें देखी है, नहीं देखी है तो आप उसको देखे जाके कि कितना गलत शब्द का उपयोग किया है। और रही हमारी बात, तो हमने अत्याचार अन्याय नहीं किया है, हमने हमेशा धर्म की लड़ाई के लिए अपने परिवार का बलिदान किया है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा सबकी रक्षा के लिए, पूरे राज्य की रक्षा के लिए, हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति के लिए अपने संतानों का बलिदान दिया। हर जाति वर्ग के लिए हम पहले भी लड़ते आए थे, राजतंत्र था तब भी लड़े। मुगलों से जो हमारे 18-18 20-20 साल के जो बच्चे होते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, अपने बलिदान दिए, अपनी वीरता को दिखाते हुए अपना बलिदान किया और अपने राज्य की और अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो उस त्याग बलिदान तपस्या को मत भूलो और हम पे अनगर आरोप मत लगाओ, झूठे आरोपों को मत लगाओ। आपको समझना चाहिए, और हमारे साथी भाइयों से भी निवेदन है कि जो अपना इतिहास है वो बताने का काम करे, अपने इतिहास को लोगों तक पहुंचाने का काम करे, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि कोई आरोप लगाए तो उसको दूसरा व्यक्ति जवाब दे सके कि तू गलत है। और मैं जानता हूं, ये देश जानता है कि हमारे समाज ने कितना बलिदान किया है, और हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हमारा इतिहास लोग बताएंगे, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई है वो बताएंगे, और उसको जवाब भी वही देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप सबसे निवेदन है, किसी को आप शब्द का प्रयोग न करें। करनी सेना परिवार हमेशा से सत्य की लड़ाई लड़ता है, आगे भी लड़ता रहेगा। और एक सबसे विशेष सूचना है कि मेरे पास फोन बहुत आ रहे हैं कि आप वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वहां नहीं हो रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं, यहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आप सबसे मैं बता देना चाहता हूँ कि 5 तारीख से मेरे जो दादी साहब में उनको अटैक आ गया था, तो मैं उनको लेके इंदौर हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा रखा है। अभी तक उनकी छुट्टी नहीं हुई है, और मैं अकेला हूँ घर में। मेरी दादी जी के साथ, मेरे दादी साहब के साथ रहना मेरा पहला धर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो मैं उनके साथ यहाँ हूँ हॉस्पिटल में, और जब हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी तो जिन जिन कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाया हूँ वहां भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। और आगे भी जहाँ कार्यक्रम होंगे जो सुचारू रूप से चालू होंगे जब घर जाने के बाद, तो मैं सारे कार्यक्रमों में उपस्थित होऊंगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जहाँ भी कोई आंदोलन हो, कोई धरना प्रदर्शन हो, तो जो भी मेरे अलावा जो भी अपने भाई है, सेलूदा है, या जो भी जहाँ के भी जिलाध्यक्ष है, जो भी अपने कर्मी सैनिक है, जो अपने संघर्ष के साथी हैं, उनपे कहीं प्रताड़ना होती है, उनपे कोई कार्रवाई होती है, तो आप सब लोग इकट्ठे होके वहां धरना प्रदर्शन में शामिल हो। आप हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। मैं उपस्थित नहीं हो पाया 2-3 कार्यक्रमों में, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर मैं हॉस्पिटल में हूं मेरे दादी साहब को लेके। तो जब उनकी तबीयत स्वस्थ हो जाएगी, जब उनको घर लेके चला जाऊंगा, उसके बाद वापस से हर कार्यक्रम में उपस्थित होने की कोशिश करूंगा और हर कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।